लोग कहते हैं कि जो लोग आपको भोजन परोसते हैं वो आपकी प्लेट में मोहब्बत के साथ अपना दिल का एक टुकड़ा भी रख देते हैं। लेकिन कुछ कलरी वर्ड में ऐसे जेम्स हैं जो आपकी प्लेट में मोहब्बत तो परोसते ही हैं, लेकिन अपनी सिंगिंग एबिलिटी से आपका दिल चुरा भी लेते हैं। ऐसे ही एक ख़ास शख्स हैं, शेफ़ मनप्रीत सिंह आहूजा। लंदन में रहते हैं और वो सिंगिंग शेफ़ के नाम से मशहूर हैं। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यास मेरे को क्यों जले, बैठ भी जाओ मेरे पास, बल्ले बल्ले। वेलकम टू लेट्स टॉक ऑन स्पिरिट्स टीवी, शेफ़ मनप्रीत। थैंक यू वेरी मच बिशन जी, एंड लेट्स टॉक स्पिरिट्स टीवी। बहुत ही खुशकिस्मती है मेरी कि आपने मुझे इनवाइट किया है। बहुत मशहूर हैं, मैंने देखा, और आप सिंगिंग शेफ़ के नाम से मशहूर हैं। मशहूर का तो पता नहीं, हाँ जी, सिंगिंग शेफ जरूर मुझे टाइटल एक्सीडेंटली कुछ साल पहले मिल गया। और इसी से मेरी पहचान हुई है। तो कैसे ये टाइटल कैसे मिला आपको? आप तो शेफ़ से, आप खाना बनाना आपका बेसिक फंडामेंटल वोकेशन है। तो ये कैसे शुरू हुई जर्नी कि कलरी के साथ आपकी सिंगिंग में भी आपका जो है वो झुकाव हुआ और उसको आपने एक तरह का एक मैरिज, एक तड़का दिया आपने, फूड और म्यूज़िक का तड़का जो दिया है। तो ये तड़के की शुरुआत कैसे हुई? ये एक्चुअली culinary प्रोफेशन तो जैसे जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद हमारी एजुकेशन और करियर तो बहुत बाद में शुरू होता है। सो आई थिंक इट्स द सेम विद एवरीबॉडी। सो जो मेरा ये सिंगिंग है, दैट प्रीडेट्स माय प्रोफेशन, माय वोकेशन। सो इस बारे में शायद डिटेल में बाद में भी बात कर सकते हैं, पर ये सिंगिंग बचपन से ही शुरू हो गई थी। और जब एंड बिकॉज एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग, आई वाज ऑलवेज सिंगिंग अलोंग। कुकिंग वगैरह शुरू हुई तो किचन में भी खाना बनाते बनाते, क्योंकि वो ऐसा डीएनए में इनग्रेन्ड हो गया म्यूजिक और सिंगिंग, तो मैं अक्सर ही गुनगुनाया करता था। कुछ साल बाद मैं लंदन आ गया और यहाँ पर भी रेडियो सुनते सुनते किचन में, या कोई ऑडियो कैसेट उन जमानों में हुआ करती थी, तो साथ साथ में काम करते रहते थे और साथ साथ में गाने गाते रहते थे। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ म्यूजिक मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि यार ये तो कमाल की बात है, तुम साथ साथ में गाना गाते रहते हो, क्योंकि वो साथ वाले कमरे में बैठे थे और किचन से आवाजें वहां पहुंच रही थी। तो खैर वो बात आई चलाई हो गई, और एक बार ऐसा हुआ कि एक एसोसिएशन है यहाँ पर लंदन में। उस एसोसिएशन ने मुझे इनवाइट किया टू गिव अ टॉक ऑन इंडियन स्पाइसेस, जो मसाले हम यूज करते हैं अपने इंडियन खाने में। उन्होंने कहा कि ये नेहरू सेंटर है, जो इंडियन हाई कमीशन का कल्चरल अटैचे है लंदन के मेफेयर में। तो उन्होंने कहा कि आप आएं और इंडियन स्पाइसेस पर एक टॉक दें। वहां पर इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर नरेश्वर दयाल भी होंगे, और बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंडियन इंडियन कंपनीज के सीईओज, जो 40 से कम उम्र के हैं, यंग प्रेसिडेंट्स, वो लोग भी होंगे और उनकी फैमिलीज होंगी। तो आप प्लीज आकर ये टॉक दीजिए। तो मैं गया, तो मैंने स्पाइसेस पर एक प्रेजेंटेशन जो तैयार की हुई थी वो दी। और कुछ ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो इंडियन स्पाइसेस है, तो मैंने एक गाना गा दिया वहाँ। तो गाने की दो लाइनें जब गाई तो एकदम से थोड़ी हलचल सी मच गई कमरे में कि ये सडनली समथिंग डिफरेंट। So people were quite intrigued, or they felt engaged, and suddenly I saw that heads were rolling and they were looking up. So it was no longer a boring talk. और जब मेरी वो टॉक खत्म हुई तो मेरे जाने का जब वक्त हुआ, तो मैंने कहा ये हमारी कल्चर में, हमारी सभ्यता जो है, उसमें हम ये नहीं कहते कि गुड बाय, तो हम तो कहते हैं कभी अलविदा ना कहना। तो वो कभी अलविदा ना कहना किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना, वो मैंने गुड बाय कहते कहते वो गा दिया।
So, as luck would have it, I got a standing ovation. Mr. Nareshwar Dayal also stood up, which was quite a humbling moment actually. तो वहाँ वो जो लेडी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, शी हैज बीन एन एक्स फेमिना मिस इंडिया, या वो ब्यूटी पेजेंट वर्ल्ड में जानी जाती हैं, फ्रांसिस मल्होत्रा उनका नाम, यहाँ लंदन में ही रहती हैं। तो उन्होंने अगले दिन मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन किया, मैसेज किया कि ये तो कमाल हो गया, हमारी जो कल इवनिंग थी, ये तो सिंगिंग शेफ है। तो ये टाइटल वहां से शुरू हुआ, ये एक्सीडेंटली सिंगिंग शेफ के नाम से। तो वो कौन सा गाना आपने गाया था उस वक्त वहाँ पर स्पाइसेस वाले इस सेमिनार में? तो क्योंकि इंडियंस की बात हो रही थी, वहां सब इंडियंस बैठे थे, ये बात करीब 2001 की होगी। उस टाइम पे बहुत लोगों में ये नेशनैलिटी का जज्बा हुआ करता था, आज भी है, ऐसी बात नहीं। तो ये पूरा पश्चिम फिल्म का गाना था, मनोज कुमार साहब पे फिल्माया गया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहां की गाता हूँ, तो ये गाना। तो गुनगुना दीजिए, दो दो लाइनें गुनगुना दीजिए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहां की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो आपका आवाज़ में मिठास भी है और सुर भी है आपके पास, तो ये अनूठा संगम है आप कलनरी और म्यूज़िक का। जी। ये देन है मुझे, ऑफ कोर्स, ईश्वर की, जी पर उससे ज्यादा मैं कहूँगा ये देन मेरे फादर की है मुझे, जी जो खुद सिंगर बनना चाहते थे, और क्रिकेटर भी बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मेरे दादाजी की अनुमति नहीं थी। तो शायद मेरे थ्रू वो अपनी अपने ख्वाब, अपने सपने पूरा करना चाहते थे। तो मैं चार जी साल का था, तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया कि ये गाना तुम गाओगे आज। एक कंपटीशन था, तो वहीं से बस शुरुआत हुई। और उन्होंने धीरे 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 धीरे, हालांकि वो क्लासिकली ना वो ट्रेंड थे, ना उनको कोई संगीत की तालीम थी, पर बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बहुत मीठी आवाज थी उनकी। और उन्होंने इंश्योर किया कि हर एक जो इम्पोर्टेंट दिन होता है एकेडमिक और नेशनल कैलेंडर में, भले ही वो 2 अक्टूबर हो, गांधी जी की जयंती, या बाल दिवस 14 नवंबर, या 26 जनवरी, या 15 अगस्त, या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट, या स्कूल का एनुअल फंक्शन, he would go and speak to the music teachers and the faculty, और वो इंश्योर करते थे कि मेरा एक सिंगिंग पीस जरूर होना चाहिए वो। बहुत बढ़िया। सो आप जो आपकी जर्नी हम ट्रेस करें तो हिंदुस्तान के किस हिस्से से, आप इंडिया किस हिस्से से आप लोग थे, आप पेरेंट्स, आपके वालिदान कहाँ से आते थे, और आप कहाँ आपने पढ़ाई की, और फिर आप कैसे ही इंडिया में कहाँ काम किया आपने लंदन जाने से पहले? मेरा जन्म पंजाब में लुधियाना जिले में हुआ। और मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पर सेटल थे, यार्न ट्रेडर्स थे, धागे की ट्रेडिंग करते थे। और लुधियाना में ही मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। मेरे मदर टीचर बन गए मेरी पैदाइश के बाद, और एक दो जगह उनकी पोस्टिंग हुई। कुछ साल बाद मैंने सेकेंडरी स्कूल जब ज्वाइन किया, तो मैं अपने मदर के पास चला गया, क्योंकि उनको होम पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, वो दूसरे शहर में पोस्टेड थे। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है ज्योतिपुरम, वहाँ पे नज़दीक एक सलाल डैम है, वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं उनसे उनके पास रहने लगा, और उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र पठानकोट में हो गई। तो मेरी काफ़ी स्कूलिंग पठानकोट में हुई। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में है, तो वहाँ कई साल मैंने गुजारे। एक साल मैं बीच में लुधियाना आ गया था पढ़ाई करने के लिए। पर सेकेंडरी स्कूलिंग खत्म करके फिर मैं मेरी एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी बॉम्बे में हुई, जिसको दादर केटरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है।
तो वहाँ पर 3 साल मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, साथ साथ में हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी चलती है। तो कुछ होटल्स वगैरह में मैंने काम किया। तो मेरा जो करियर है, वर्किंग करियर, वो कॉलेज के ग्रेजुएशन के एकदम बाद मैंने एक स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन किया। और ये मेरा फैसला मेरे बहुत सारे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरे अपने ख्यालात थे, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। और उस कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे, इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो कि दिल्ली की लोधी रोड पे है। अच्छा। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन सेंटर होगा। और यहाँ पर एक 60 कमरे का प्राइवेट मेंबर्स का होटल भी होगा, 6-7 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स चलेंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, इवेंट्स एंड केटरिंग्स हम लोग करेंगे। तो मुझे लगा कि वो एक अच्छी शुरुआत होगी मेरे लिए, क्योंकि ये विल बी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल होटल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी रही। होटल ब्रॉडवे, एक छोटा सा होटल था उस कंपनी का, आसफ अली रोड पर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के पास। और वहां पर एक रेस्टोरेंट था उसके अंदर, चोर बाजार, जिसपे जी। शायद आपको पता भी हो। तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो चोर बाजार उसका नाम था। वो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो दिल्ली और बहुत सारे शहरों के चोर बाजार हैं, वहां से सामान उठाया गया था, फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, क्रॉकरी, कटलरी। एंड द टैग लाइन वाज नथिंग मैचेस एंड एवरीथिंग जेल्स। और नॉर्थ इंडियन खाने के साथ साथ कश्मीरी खाना वहां पर सर्व होता था। जी। तो वहां भी मैंने काम किया। और 2 साल भी मेरे पूरे नहीं हुए थे जब मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे कहा कि हम लंदन में हमने जो रेस्टोरेंट खोल दिया है, वहां पे हम आपको डिप्यूट करना चाहते हैं। तो आप वहां की तैयारी कीजिए। तो फरवरी 1998, 1998 में मैं लंदन में डिप्यूट हुआ। तब से आप वहीं लंदन में हैं? बताओ। तो अभी फ़िलहाल आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं कि आप इंडिपेंडेंटली को काम कर रहे हैं? I was associated until very recently with an independent restaurant, and I have now have I, for the last few weeks मेरी कुछ थिंकिंग ऐसी हुई है कि अब कुछ समय आ गया है कि जब मैं कुछ अपना इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूँ, whether it be a freelance or in the consulting world, or opening something of my own. That is yet to be seen. But yes, I will be on a different journey very soon. Okay. But that would be in a food sector only. Perhaps. हाँ। I think जो साथ वो जो एसोसिएशन म्यूजिक की है, वो तो दैट इज जस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी एंड माय पर्सनालिटी। वो हमेशा ही चलता रहेगा। पर यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरी जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, रोजी रोटी। और इसी ने मेरा घर जी। चलाया। सो आई थिंक इन ऑल फेयरनेस आई वुड लाइक टू stay sincere and honest with my profession. सो आपका तो ट्रेडमार्क है सिंगिंग शेफ, तो वही सिंगिंग शेफ ही आप खोल लें एक रेस्टोरेंट तो वो अपने आप ही पॉपुलर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे कुछ एक दो सफर क्लब्स भी हुए हैं जो मैंने किया, और लोगों ने बहुत पसंद भी अच्छा। किया है। ओके। तो ये जो जब आप ये लोग आपको जानने लगे सिंगिंग शेफ, उसके बाद आप जहाँ भी काम कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके साथ फरमाइशें होती थी क्या, या आप इम्प्रॉम्प्टू गाने लगते हैं? क्या होता है ये, कैसे कैसे निकलता है गाना आपके काम करते वक्त, निकलना गाना, निकलना और गाना गाना कैसे निकलता है? और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? आपके कलीग्स और आपके गेस्ट होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम किचन में खड़े होते हैं हम लोग, मेरे आसपास मेरे कॉलीग्स हैं, और कोई मानिए कोई गाना चल रहा है या नहीं भी चल रहा, वो सडनली कोई दिल में कोई बात उठती है, जैसे वो गुलाम अली साहब की गजल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा सी चली है क्या अभी। बात। तो क्या। वो ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू कोई थॉट आ जाता है, एंड गाना शुरू हो जाता है। तो वो एक उस वजह से किचन का माहौल काफी कंजीनियल, बहुत फ्रेंडली, बहुत वार्म रहता है, क्योंकि सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वर्क का, काम का कोई प्रेशर हो या टेंशन हो, वो डिसिपेट सी होने लगती है। तो जी।
और कभी कभी ऐसा होता है कोई रेडियो लगा हुआ है या कोई गाना किसी ट्रैक पे बज रहा है, कोई यूट्यूब की कोई आपने प्लेलिस्ट चला दी है, तो सो माय कॉलीग्स ऑलवेज रिएक्टेड वेरी वेल टू इट। और वो कई बार वो लोग खुद चुप हो जाते थे कि ये गाना गा रहा है, ये इसका गाना सुनने दो जरा। कभी किसी गेस्ट ने आपसे फरमाइश करी कि शेफ मनप्रीत? मैं आ रहा हूँ उस तरफ। तो ये ऐसा हुआ कि जब मैंने आपसे शेयर किया पहले कि वो सिंगिंग शेफ का मुझे एक्सीडेंटली जब वो टाइटल मिल गया, तो जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो उन्होंने वो पैम्फलेट्स छपवाए कि आप अपनी कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी या कॉर्पोरेट डिनर या कुछ भी आप हमारे रेस्टोरेंट में करना चाहें तो हमारे पास ये भी एक फीचर है कि हमारे शेफ आपके लिए आके गाना भी गा देंगे। क्या बात। और इस वजह से इवेंट्स काफी मिले भी, और लोगों ने अपने घरों पर भी केटरिंग इवेंट्स के लिए बुलाया, डिनर्स के बुलाया। और वो कह देते थे कि आप गाना गाते हैं, आप मोस्टली मेरे पे छोड़ दिया जाता था कि आपकी जो भी इच्छा हो आप गाइए। पर अगर उनकी कोई फरमाइश होती थी तो एज लॉन्ग एज वो गाना मैं गाने में कंफर्टेबल हूँ, इन द सेंस इट इट हैज टू अलाइन विद माय ओन पर्सनालिटी एंड, क्योंकि जी गाने तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई गाना अगर ऐसा है जिसके साथ मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ तो वो फिर उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। बिकॉज गाना गाना या खाना बनाना, कोई भी चीज आप अपनी जीवन में करते हैं, वो आपके अंदर से, आप जब तक आप दिल से नहीं करते तो वो जो एंड प्रोडक्ट है उसका, उसमें फिर वो स्वाद नहीं। खाना आपको, कुजीन आपकी क्या है स्पेशलिटी? व्हाट इज़ योर सिग्नेचर कुजीन? कौन सी पसंद करते हैं और सिग्नेचर डिश आपकी क्या है? अब कहूँ आपसे मैं कि आप एक रोमांटिक डिनर प्लान करें अपनी वाइफ के लिए, तो आप क्या बनाएंगे? सो शुरुआत मेरी इंडियन क्विजीन में हुई, पर मैं फॉर्चुनेट रहा कि हमारे वन ऑफ द ट्रेनर्स वाज शेफ हंस लावर from the US. I was fortunate that I got that exposure early on in my career, और मेरा मैक्सिकन खाने की तरफ भी थोड़ा रुझान बन गया। नेचुरली जब हम केटरिंग कॉलेज में होते हैं तो हमें हर तरह की क्विजीन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो दी जाती है, भले ही वो फ्रेंच हो, इटालियन हो, चाइनीज हो। सो सो आई हैड द इंक्लिनेशन। और अब ऐसा हो गया है आफ्टर सो मेनी इयर्स दैट आई जस्ट फील कि जब मैं खाना बनाऊं तो उसमें अलग अलग फ्लेवर्स हो। इवन अगर मैं इंडियन थीम का भी कोई डिनर क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई जापानीज एलिमेंट डाल दूं, कोई मैक्सिकन एलिमेंट डाल दूं, कोई इटालियन, कोई पास्ता रख दूं साथ में किसी प्लेट में, इफ आई एम डूइंग प्लेटेड फूड एटसेट्रा। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन पर्टिकुलर क्विजीन दैट इज माय फेवरेट। इंडिया में मैंने देखा, अभी भी मैं इंडिया में था, ये मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स बहुत है बहुत हमारे है। इंडिया में। जी। और शायद इसलिए भी लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि एक ही तरह का खाना, हालांकि अपने इंडिया की क्विजीन ही कितनी ब्रॉड है, इतनी वाइड है, बट व्हेन यू हैव दीज अदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ टर्किश और लेबनीज, यू नो, इट जस्ट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। शेफ, आप इंडिया से आप जानते हैं कि एक हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे हर साल पढ़ के निकलते हैं होटल मैनेजमेंट स्कूल, कैटरिंग कॉलेजेस से। बहुत से लोग जो हैं वो सीधे छोटे जॉब्स में एम्प्लॉय हो जाते हैं, एंड दे लुक अप टू यू पीपल, सेलिब्रिटी शेफ्स लाइक यू, कि मुझे इन तक ऐसा बनना है, मुझे ये अचीव करना है, ये सक्सेस। सो आप ऐसे बडिंग शेफ्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे तरक्की करें आगे और किन चीज़ों का ध्यान रखें इस कैरियर में आगे बढ़ने के लिए? बिशन जी, आई थिंक सबसे पहला एंड आई थिंक द मोस्ट क्रूशियल इंग्रेडिएंट इज डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है। आप एंड कमिटमेंट, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, और साथ ही साथ एक पैशन, जो दिल से आप किसी काम को करते हैं। तो अगर ये तीन चीजों की कमी है तो फिर अपने खुद के लिए ही मुश्किलें पैदा होती हैं। कहीं भी हम काम करते हैं, एक काम को टाइम से शुरू करने का जो प्रिंसिपल है वो बहुत जरूरी है। अगर आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम वीआईपी डिनर्स कर रहे हैं और वहां पे प्राइम मिनिस्टर या कोई डिग्निटरीज बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा है कि इतने बजे ये शुरू हो जाना चाहिए, हमारा फर्स्ट कोर्स शुड बी सर्व टू।
तो उसमें आप डिले नहीं कर सकते। तो वो ये बड़ा ये ऑर्केस्ट्रेटेड बैले, और इसमें टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। तो अगर आप जी लेट हो गए हैं काम पर और आपने अपना पहले से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, या ड्यूरिंग द सर्विस ऑल्सो आपने फोकस नहीं किया, तो ये दिक्कत पैदा हो जाती। तो वो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, और ये कमिटमेंट भी। कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ लोगों में मैं देखता हूँ, वेदर दे आर यंग समटाइम्स ओल्डर ऑल्सो, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पैर दुख रहा है, ये तो ये जो चीजें हैं, ये दीज आर हिंड्रेंस टुवर्ड सक्सेस। और कोई भी करियर ऐसा सोच के नहीं बनता है कि मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ। थिंग्स हैपन। मैं फ्लाइट में था बिशन जी अभी, लंदन टू बैंगलोर। तो वो फ्लाइट, ऑन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में एक फिल्म सामने आ गई। हु इज प्रवीण तांबे? प्रवीण तांबे कौन? तो ये प्रवीण तांबे आप अच्छे से जानते हैं। 40 साल से ऊपर इनकी उम्र हो गई, और तब इनको रणजी ट्रॉफी जी खेलने को मिला, बिल्कुल। और आईपीएल में इन्होंने अपना कमाल दिखाया। और उस फिल्म को देखकर मैं ये कोरिलेट कर रहा था कि ये देखिए, ये दिस वाज अ पैशनेट इंडिविजुअल हु वांटेड टू अचीव समथिंग, एंड ही डिड नॉट लेट एज be the barrier. He continued with his fitness regime. हाँ, there were certain things which जब वो फास्ट मीडियम से उनको स्पिन में आने के लिए बोला, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट ये कमिटमेंट थी, ये फोकस था, ये अब खुद हम ये कमिटमेंट अपने साथ करते हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ है कि हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। तो इसी इसी पथ पे आप लगे रहिए, पैशन से कीजिए, दिल से कीजिए, और फिर जो मंजिल आपको मिलेगी वो उसमें आप खुश रहेंगे। एंड दैट इज द की इंग्रेडिएंट, दैट इज द की अचीवमेंट। रादर देन कि आप ये सोचिए हाँ मैं बड़ा कॉर्पोरेट शेफ बन गया, या मैंने वर्ल्ड्स बेस्ट रेस्टोरेंट खोल दिया। वो यस, वो चीजें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी इनर पीस, अपनी खुद की हैप्पीनेस, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश होते हैं। बिल्कुल और सर। और बिल्कुल फिर वो ट्रांसफर होती है, वो वाइब, बिल्कुल वो वेवलेंथ ऑफ बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी। जैसे आपसे बात करके बहुत सी हैप्पीनेस वो ट्रांसफ़र हुई हम तक, और वो अब बाकी लोगों तक पहुंचेगी, हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचेगी। और आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है शेफ मनप्रीत, लेकिन अब ये समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इसको लंबा करें। और मैं अब चाहूँगा कि जाते जाते हमें अलविदा कहने का मन तो नहीं है आपसे, लेकिन आप हमें जाते जाते कुछ गुनगुना देते तो बहुत मज़ा आ जाता। तो ये जाते जाते मैं वही गाना जो मेरे माइंड में एकदम से आ रहा है। इनफैक्ट दो गाने मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक तो जी ये जिंदगी बड़ी छोटी है हमारी, तो इसे जैसे कहते हैं लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ये बहुत जरूरी है। तो इस पे एक गाना, उसकी दो लाइनें अगर आप परमिट करें तो मैं जी सर। गा दूं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। मैं शायद, मुझे नहीं पता, मैं लिरिक्स शायद इधर उधर कुछ कर गया हूं, पर जी एसेंशियली ये गाना मुझे बहुत पसंद भी है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग सॉन्ग। जी और जहां तक आपने बात कही जाने की, तो यही गाना जो मैंने नेहरू सेंटर में बहुत साल पहले उस अपनी स्पाइसेस की टॉक के बाद गुनगुना दिया था, और जिस वजह से शायद ये सिंगिंग शेफ का टाइटल भी मुझे मिला, तो मैं वही चलते चलते गुनगुना देता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
बहुत खूब, बहुत खूब। तो अलविदा तो आपको नहीं हम कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपने मिठास छोड़ी है हमारे सबके दिलों में, और जो आप हैप्पीनेस और मोहब्बत बांट रहे हैं अपने गानों से, अपने कुज़ीन के ज़रिए, मुझे उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारी फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी इसी दिन, इसी सफ़र में, और आगे फिर आपसे कभी बात करेंगे। शेफ मनप्रीत, लेट्स टॉक में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शेफ मनप्रीत सिंह आहूजा। ये जो तड़का पेश करते हैं वो अपने आप में अनूठा है। सिंगिंग और कुजीन का अनूठा मिश्रण है शेफ मनप्रीत। लेट्स टॉक में हमारी कोशिश है कि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन इंटरव्यूज़ हम लाते रहें। उम्मीद जल्दी ही आपके लिए अब नए लेट्स टॉक शो के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।